हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्व प्रकाश है और मैं अपने YouTube चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर्स पे आज से एक नया सब्जेक्ट BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बात करें अगर हम इस सब्जेक्ट की, तो इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप BEE को ओपन करिए, यहाँ से आपको BEE की सारी वीडियोस मिलेंगी। ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि BEE होता क्या है, BEE कौन पढ़ते हैं और BEE में जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके क्या डिफिनेशन होते हैं, उनको क्या सिंबल होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। देखिए, BEE जो होता है ये इंजीनियरिंग कर रहे हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना होता है। ये आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप BE या BTech कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मिलता है। ये सब्जेक्ट हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि BEE के बेसिक टर्म्स की। देखिए, BEE का बेसिक टर्म्स मेनली तीन होता है। फर्स्ट होता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ये तीनों बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, इस चीज को हम अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो करंट होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। जो दूसरा टर्म होता है वोल्टेज, उसको बोलते हैं वैद्युत विभव। और जो तीसरा टर्म होता है रेजिस्टेंस, उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। हम आपको दोनों लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर आप BTech कर रहे हैं तो आपको तो इंग्लिश में पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स में आप लोग पढ़ते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश टर्म्स का ही यूज करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म है हमारा करंट। ठीक है, करंट बताने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे। देखिए, ये हमने एक लिया है मेटल का टुकड़ा। ये लिया हमने एक मेटल का टुकड़ा। मेटल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें इजिली फ्लो हो सकता है। ठीक है, इस चीज को बताने से पहले हम आपको यही बता दें। देखिए, जितने भी इस धरती पे जितने मटेरियल है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट को हम बोल सकते हैं कंडक्टर और दूसरे को बोल सकते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे कि हम अपने खुद को अपने शरीर की बात करें, तो इसमें से जब भी हम इलेक्ट्रिक को टच करते हैं, जब भी हम बिजली छूते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर के अंदर फ्लो होता है। यानी कि हम जो है वो इसके इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया या फिर ये मार्कर हो गया, तो इसमें से अगर हम एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट दूसरे साइड में फ्लो नहीं होगा। यानी कि ये इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ये है जो वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो इसी तरह मेटल जो होता है, मेटल एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे, ये सारे के सारे एक प्रॉपर एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे बॉडी जो पूरे मेटल के टुकड़े में घूम रहे थे, ये अब एक प्रॉपर पाथ फॉलो करेंगे। ये एक फिक्स डायरेक्शन में, एक लीनियर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होंगे। ठीक है, देखिए, अगर वोल्टेज इस साइड से लगाते हैं और हमारे जो ये इसमें के इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारे करंट के बहने का यानी कि करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो हमारा जो करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस साइड में फ्लो होगा। और वोल्टेज क्या होता है, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे, वोल्टेज वो फोर्स होता है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर लीनियर पाथ में फ्लो होने के लिए उनको मजबूर करता है। ठीक है, तो ये तो आपको रफली हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर एग्जाम्स में जब भी आपके सामने पूछा जाएगा तो आप करंट और वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उस चीज को लिखेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म है हमारा करंट। क्या है करंट? देखिए, करंट है, इसको हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आई से इसको हम डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो होता है आई। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं धारा। ठीक,
इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक का हो जाएगा विद्युत, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, ये हो गया करंट, इसका सिंबल आई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट जो होता है इसका होता है एम्पियर। इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं या फिर इसको एम्पियर भी लिख करके डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, आई हम डिनोट करते हैं, इसका आई क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ था कि जो करंट हमारे ऐसे फ्लो हो रहे थे वो एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में कितने चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, वो चार्ज कितने मात्रा में एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, उस चीज को जब हम वो गिवन टाइम ड्यूरेशन से हम डिवाइड करेंगे तो उसे ही हम करंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां से तो आई इक्वल टू यानी कि करंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखिए, आई इक्वल टू यानी कि करंट इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानते हैं कि हमारे एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो टोटल करंट फ्लो हुआ वो हो गया dq, और जो हमारा गिवन टाइम ड्यूरेशन है वो dt, यानी कि dt टाइम ड्यूरेशन में यानी कि dt टाइम में हमने जो टोटल हमारा जो चार्ज फ्लो हुए थे वो है dq। तो ये होगा I, यानी कि करंट का जो सिंबल है उसको I से डिनोट करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dt। ये हो गया आपके सामने करंट का डिफिनीशन। आपसे जब भी करंट का डिफिनीशन पूछेगा तो आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर अगर आपको ऐसा शो करना है तो इसको आप शो कर सकते हैं I इक्वल टू dq अपॉन dt। ठीक है, हम बात करते हैं अगर दूसरे बेसिक टर्म की तो वो होता है वोल्टेज। ठीक है, देखिए वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो तीन टॉपिक हमने लिखा हुआ है इसमें बहुत छोटा छोटा अंतर है, इस चीज को हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, देखिए हमने आपको बताया था कि जब हम एक मेटल का टुकड़ा लिए थे, जब हम एक मेटल का टुकड़ा लिए थे तो जब इसमें वोल्टेज अप्लाई हो रहा था तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, और जो हमारा करंट था इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। ठीक है, ये वोल्टेज जो था ये वो फोर्स होता है। वोल्टेज अगर आपको समझना है तो इस चीज से आप समझिए, वोल्टेज वो फोर्स होता है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये लोग को एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए इसका ये फोर्स करता है। ठीक है, देखिए अगर वोल्टेज की डिफिनेशन की बात करें कि वोल्टेज का डिफिनेशन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, एक कुलाम आवेश को यानी कि एक कुलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखिए अगर हम इसको माने कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो एक कुलाम आवेश को यानी एक कुलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है, यानी कि एक कुलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क होता है उसे हम वोल्टेज, 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा था ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है ये वो रीजन होता है जिससे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स वो एक रीजन होता है जिससे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल पूरा पाथ, वो सर्किट जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। वो जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक करंट वोल्टेज देने के लिए वोल्ट बैटरी हो गया। ठीक है, फिर से जैसे एक रेजिस्टेंस हो गया, लोड हो गया, ये जो चीजें होती हैं, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल लोड का हो गया। तो ये जो इससे प्रॉपर एक जो सर्किट बनता है, ठीक,
ये जो एक सर्किट बना, सपोज ये हमने ले लिया, एक ये वोल्टेज हो गया, ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये यहां से ले लिया, ठीक। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करा देता है, ठीक है। ये इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट्स, अगर इसमें इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो इसमें और इसमें, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज में जो डिफरेंस है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों के लिए बात करें वोल्टेज के, तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है V। वोल्टेज है तो इसको हम V से दिखाते हैं, ठीक। और अगर हम इसके लिए बात करें, इसका जो यूनिट होता है तो वो होता है वोल्ट। वो क्या होता है? वोल्ट, ठीक। देखिए वोल्टेज का सिंबल हो गया V और यूनिट हो गया वोल्ट, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं एक बैटरी लिखना होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 132 वोल्ट, ठीक है। ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को। ध्यान से देखिए, जो हमारा जो तीसरा बेसिक टर्म है BEE का, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए रेजिस्टेंस की अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है प्रतिरोध, ठीक। और इसका जो सिंबल होता है हम इसको R से डिनोट करते हैं, या और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक। इसको बोलते हैं हम ओम। ये हो गया ओम, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, इस चीज को देखिए। तो रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर के, यानी जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, उसी का एक प्रॉपर्टी होता है, उसी का एक गुण होता है, ठीक। जो कि ये प्रॉपर्टी जो होती है, रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ये इसके उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको जो अपोज करता है, यानी कि उसका जो उसको जो डिस्टर्ब करता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कम करता है, वही रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम इसको बात करें दूसरे टर्म्स में, सपोज अगर आपके सामने एक हाईवे है और आप इस हाईवे पर जा रहे हैं, ठीक। आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप जब इसमें जा रहे हैं तो इसमें इस हाईवे पे जो भी स्पीड ब्रेकर आएगा वो आपके स्पीड को कम करेगा। रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर आएगा ये आपकी स्पीड को कम किया, तो यहां पर जो स्पीड ब्रेकर होगा वो होगा रेजिस्टेंस, यानी कि वो इस, देखिए जो स्पीड ब्रेकर हो तो ये कहीं बाहर से लाया नहीं, इसी हाईवे पे ही है, ठीक। तो ये स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस हो गया, और जो आप जा रहे हैं उस पे गाड़ी में बैठ करके वो हो गया करंट, ठीक। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, तो अगर हम मानते हैं कि ये हमारी एक ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, यानी कि इसमें वो कंडक्टर हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा कि इस करंट को फ्लो होने से रोकेगा, यानी कि इसका विरोध करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी होते हैं इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं बाहर से नहीं लेकर के आया जाता, ये उसी कंडक्टर के अंदर पाया जाता है, ये उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक। अभी तक हम लोगों ने BEE के तीनों बेसिक टर्म्स यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिए, ठीक। अब BEE के फर्स्ट लॉ की बात आती है। BEE के फर्स्ट लॉ होता है बेसिक लॉ है, इसके आधार पे आप छोटे छोटे इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो वो लॉ है हमारा ओम्स लॉ, ठीक। ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने एक लॉ दिया था, उसी लॉ को हम ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ओम का नियम क्या था, यानी कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम ने बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, यानी कि एक जो चालक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है उसको, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसके अगर हम फिजिकल
प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी कि इसके हम ताप, दाब, टेम्परेचर और प्रेशर और इन सब इसके फिजिकल यानी कि जो भौतिक अवस्थाएं, इस चीज को हम परिवर्तित न करें, यानी इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर और जो भी होंगे ये अगर कांस्टेंट रहे तो इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, इस पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसमें उस चालक में का वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाले विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वो होता है आर। ठीक, आर आई। ठीक, इसे हम ये भी लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, और यही जो है यही है ओम्स लॉ। यहां पे ये जो R है ये एक कांस्टेंट है। ठीक, और इसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ओम्स लॉ क्या है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किसी कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज ना करते हुए, अगर हम किसी कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते हैं तो उस पे जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा जो उसमें फ्लो होने वाला करंट है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो हमारा करंट भी कम होगा। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे सामने एक कांस्टेंट आएगा, वो होता है आर। इसको V इक्वल टू आर आई, या हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये जो R है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, यानी कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें, अगर आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने दिया है V इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक, और I इक्वल टू 2 एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 10, I की वैल्यू 2 और R की वैल्यू नहीं पता है तो R वैसे रहेगा। तो यहां से जब दो दूसरे साइड आएगा तो वो हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 ओम। ध्यान दीजिएगा इसमें यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। I इक्वल टू अगर 5 लिख देते हैं तो आपका टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको मार्क्स दे या ना दे, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक, इसलिए इसमें यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा। वोल्ट का V, I का एम्पियर और रेजिस्टेंस का ओम। यहां से आपके सामने आ गया R की वैल्यू, वो हो गई 5 ओम। ठीक, अब ध्यान दीजिए ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में फर्स्ट कंडीशन जो होता है यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा नियम है ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ कभी भी किसी भी सेमी कंडक्टर पे अप्लाई नहीं होता है। ओम्स लॉ कभी भी सेमी कंडक्टर मटेरियल पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने बेसिक टर्म्स VEE के यानी कि करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस और साथ ही बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा लॉ, ये ओम्स का लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट वीडियो खत्म करते हैं। साथ ही हमारी इसके अगले वीडियोस में हम ये जो बेसिक टर्म्स यानी करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस इस सब को कैसे जोड़ते हैं इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।